अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम एजाज अहमद आपकी खिदमत में गाए बगैे मुख्तलिफ नुस्खा जात अपने तजर्बात पेश करता रहता हूँ। तो आज हम मतन में ज़रा फारग बैठे थे, तो हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त किबला शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो ये किसी बड़े अहम मसले के बारे में ना कुछ पूछना चाह रहे थे। तो आप इनसे दरख्वास्त है कि ये अपना मुद्दा बयान करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। हकीम साहब, जैसे आजकल ये तबखीर मैदा के मामला जो हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिनकी अक्सर ये शिकायत होती है कि हम इलाज भी करवाते हैं जी और वक्ती अफाका होता है, उसके बाद फिर वैसे ही मरज़ हो जाता है। तो उसके लिए कोई आप थोड़ा सा मशवरा दें, हमें कोई इस पर रोशनी डालें ताकि जो ऐसे मरीज़ हैं उनके लिए कोई रहनुमाई हो सके। ये नाजरीन शाह साहब पूछ रहे हैं कि आजकल मैदे के अमराज बहुत आम हैं और मैदे के मरीज़ अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम बड़ा इलाज करवाते हैं लेकिन अफाका नहीं होता। अगर अफाका हो भी तो वो आर्जी असर होता है। तो जो ही दवाई या इलाज छोड़ते हैं तो अलामात वैसे की वैसे दोबारा लौट आती हैं। तो शाह साहब मेरी अर्ज़ी ये है कि ऐसे मामलात में जो मेरा तजर्बा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल हो गए ये तिब से वाबस्ता। तो मेरे जो तजर्बात हैं उसके मुताबिक ये है कि मैदे के जितने भी मसाइल हैं या आप ये कह लें कि मर्ज़ कोई भी है, किसी किस्म का भी कोई मर्ज़ है, सर से पाँव तक जितने भी अमराज हैं, तो एक मिसल मशहूर है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि मैदा के अमराज में तो खसूसन हमें परहेज़ का एहतमाम करना चाहिए और ये तबीब से अच्छी तरह मशवरा करके तो फिर हमें अपनी ग़िज़ा सेट करनी चाहिए। तो ग़िज़ा में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर हम उन्हें चेंज कर दें, यानी कुछ चीज़ें छोड़ दें और कुछ इस्तेमाल शुरू कर दें, तो अक्सर ऐसा होता है कि ग़िज़ा के हेर फेर से ही मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, इलाज भी हो जाता है। तो मैदा क्योंकि इसे रेस्ट नहीं मिलता है, रेस्ट बिल्कुल मिलता ही नहीं, इसमें पानी भी जाएगा, मेडिसिन भी जाएगी, ग़िज़ा भी जाएगी, तो इसलिए ये जल्दी ठीक नहीं होता। तो अमूमन ये देखा गया कि लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं और परहेज़ भी नहीं करते, ग़िज़ाएँ भी हर तरह की इस्तेमाल करते रहते हैं। तो लिहाजा मुख्तसर ये कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपनी खुराक की, ग़िज़ा की टाइमिंग सेट करनी चाहिए। यानी मेरे ख्याल में कम अज़ कम जो वक्फ़ा एक खाने का दूसरे खाने से जो वक्फ़ा है वो 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। अगर सुबह और शाम खाना खाया जाए फिर तो बहुत बेहतर है, यानी सुबह नाश्ता किया और 10-12 घंटे बाद खाना खाया तो ये तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर कम अज़ कम 6 से 7 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए। अब अक्सर लोगों को हम ये बताते हैं कि जी ग़िज़ा में 6 से 7 घंटे का वक्फ़ा रखें, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी हमारा वक्फ़ा तो इतना ही होता है खाने में। अब इस वक्फ़े के दौरान किसी ने कोई चाय बिस्किट ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, कोई नींबू ले ली, कोई ऐसी कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा लेते रहते हैं, तो इसका मतलब वक्फ़ा नहीं होता। वक्फ़े से मुराद ये है कि आपने नाश्ता किया, फिर 6 से 7 घंटे बाद आपने खाना खाना है। इस दौरान कोई चीज़ नहीं लेनी आपने। मैदे को तभी रेस्ट मिलेगा कि जब आप पहली ग़िज़ा हज़म हो और उसके बाद फिर दूसरी ग़िज़ा उसे दें, तो इसे कहते हैं मैदे को आराम मिलना या रेस्ट मिलना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें खाने से वो रेस्ट तो ख़त्म हो गया उसका। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिसकी वजह से इलाज नहीं होता। और दूसरी वजह ये कि जैसी अलामतें वैसा परहेज़ होता है। ख़ास तौर पे तबखीर मैदा का मरीज़ है तो हम उसे कहते हैं कि जी आप ये लेसदार चीज़ें जैसे भिंडी, अरबी वगैरह, गोभी, मटर, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और जैसे ये पाए वगैरह ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें।
تو دودھ کے ساتھ یعنی گوشت آپ نے اگر کھا لی اس کے بعد دودھ نہ استعمال کریں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور یہ عارضی طور پہ پرہیز کرنا کون سا ہم نے ساری عمر کے لیے چھوڑنا ہوتا. تو اگر مریض دوائی ٹائم پہ لے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرے، واک کرے اور معدے کو ریسٹ دے، تو میرے خیال میں یہ بڑی جلدی ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.